गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग विकास। गुड मॉर्निंग रीना। एक बार आप लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके। ठीक है, चलो तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन जो करेंगे अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना। ग्राफिकल कन्वोल्यूशन का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन कंक्लूजन पे आएंगे, है ना। जो कंक्लूजन होगा बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होगा। सारे क्वेश्चन आपके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में बनने वाले वो उस कंक्लूजन में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन अपन और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पहले कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन ज्यादा सही है, पहले कंक्लूजन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन शायद मैं आपको पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ वो सफिशियंट है ना। ऑब्जर्वेशन के लिए, कंक्लूजन के लिए वो दो क्वेश्चन सफिशियंट है। आप सभी लोग एक काम करो, जो कल मैंने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था ना, उसमें एक्स ऑफ टी का टाइम ड्यूरेशन देख के बताओ कि उसका एक्स ऑफ टी जो था उसका ड्यूरेशन कितना था। जो कल मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था ना, अगर मैं बोलूँ तो मैं क्वेश्चन नोट कर दूं क्या यहाँ पे। चलो ये कर लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। ये ज्यादा सही रहेगा, तो आपको एक इमेजिनेशन विकसित हो पाएगा कंफ्यूजन का, है ना? देखना, मैं जो दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया हूं, उसको यहाँ पे नोट करना, प्रॉपरली देखना सब लोग, आप लोग। मैं दोनों क्वेश्चन को आपको यहाँ पे नोट करके दिखा रहा हूँ। जो क्वेश्चन वन था, है ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर वन था, उसको अगर मैं देखूं तो वो ऐसा कुछ था। एक्स ऑफ टी ऐसा कुछ था। आप लोग चाहो तो आप लोग भी बना सकते हो, बना ही लो, बना ही लो। ये आपका एक्स ऑफ टी था, 0 से 4, और यहाँ पे था 3। ये था आपका एक्स ऑफ टी, है ना। और इसके बाद आपके पास था यहाँ पे क्या, एच ऑफ टी भी था। वो ऐसा कुछ था, -1 से 6 था। -1 से ये 6 था। ठीक है, ये यहाँ पे था -1, यहाँ पे था 6, और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 5 था। और ये कौन सिग्नल था आपके पास, ये आपका एच ऑफ टी था। ये आपका एच ऑफ टी सिग्नल था। तो इसका जो आंसर आया था, जो कन्वोल्यूशन आया था, वो मैं प्लॉट आपको दिखा रहा हूं। वो प्लॉट आपका ऐसा कुछ था, देखना, है ना। इसका जो आंसर आया था ना, वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, देखना आपका। उसका जो आंसर आया था वो ऐसा आया था, कन्वोल्यूशन का जो आंसर आया था वो ऐसा कुछ आया था। -1 था, ये यहाँ पे कहीं पे 3, 6, 10, है ना। आप लोग चेक कर लेना, आंसर ऐसे कुछ था कि नहीं था, कि यहाँ से आंसर ऐसा चलना स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ तक गया। इसका जो मैग्नीट्यूड था यहाँ पे वो 60 था। ये आपके पास y ऑफ टी था। एक बार कंफर्म करो, ऐसे कुछ था ना। एक बार, गुड मॉर्निंग बेटा, एक बार सभी लोग कंफर्म करो, मेरी फोटो क्या हो गया। ठीक है, बार बार फोटो गायब हो जा रही है मेरी, है ना। देखो, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन भी था, तो उसको भी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि जो कंक्लूजन मैं लेने वाला हूँ वो दो क्वेश्चन से ही डराइव होंगे। ठीक है, तो एक दूसरा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया था, तो उसको भी मैं ले ही लेता हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है, देखना।
उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए देखिएगा, उस क्वेश्चन को भी बना देता हूँ मैं। ये ऐसा कुछ था, ये शायद से -2 से 1 के बीच में था, -2, ये 1। गैपिंग का मत करना सर, -2 इतना गैप दिया, 1 में इतना कम गैप दिया है। अरे वो तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ यार, बिना कुछ काउंट किए। या कुछ बोल सर यहाँ पे -2 में इतना ज्यादा कितना कम गैप, 1 में इतना ज्यादा गैप दे दिया आपने, तो भाई आप बना लेना अपने हिसाब से यार इसको। ठीक है, इतना तो मैंने बना लिया। और ये आपके पास यहाँ पे, ये तो आपका एक्स ऑफ टी था, और इसके बाद आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन था एच ऑफ टी था। क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था एच ऑफ टी, वो ऐसा था, वो भी बना के दिखा देता हूँ। एच ऑफ टी आपका ऐसा कुछ था। हम्म इसका मैग्नीट्यूड 3 था, और इसका मैग्नीट्यूड 6 था, और यहाँ पे था 0, 3, और ये आपका एच ऑफ टी था। ठीक है, तो इसका जो आपने कन्वोल्यूशन निकाला था तो कैसा आया था, वही मैं बना के दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। इसका जो कन्वोल्यूशन आया था ना, वो ऐसा कुछ आया था। इसका जो कन्वोल्यूशन आया था, ये यहाँ पे था क्या, -2, यहाँ पे था शायद से कहीं पे 1, यहाँ कहीं पे था 4, और इसको अपन ने ड्रॉ किया था ऐसा कुछ, यहाँ तक, फिर ये 1 से लेके 4 तक ऐसे। इसका जो मैग्नीट्यूड था यहाँ पे वो 54 था। क्यों, एक बार कंफर्म करो, यही अपन ने कल किया था वाला था। क्यों, एक बार सभी लोग कंफर्म करो, ये दो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए थे तो ऐसे ही कुछ थे ना। ओके फाइन, उनके आंसर भी एक बार वेरीफाई कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं करी मैंने आंसर नोट करने में। जो अपन ने कल डराइव किया था वही आंसर है ना, एक बार आंसर भी वेरीफाई कर लो, है ना। इतना आंसर वेरीफाई करके कल जो अपन ने पढ़ा भी 2 मिनट के लिए भूल जाओ। ठीक है, अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को देख के कितने सारे रिजल्ट निकाल रहा हूँ वो सब देखना। पहली चीज ये बताओ, जो ये सिग्नल है, ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है ना, रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। इसका जो ड्यूरेशन है, इस रेक्टेंगल का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 0 से लेके 4, मतलब 4 इसका ड्यूरेशन है, और इसका ड्यूरेशन 7 है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि दो रेक्टेंगुलर सिग्नल है, ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर सिग्नल है, और दोनों का ड्यूरेशन यहाँ पे अलग अलग है। मेरे पास यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर सिग्नल है, और उनका ड्यूरेशन भी अलग अलग है, तो उनका कन्वोल्यूशन हमेशा एक ट्रेपोजॉइडल सिग्नल होता है। हाँ या ना, ये सुनो। मेरे पास दो रेक्टेंगुलर सिग्नल है, दो रेक्टेंगुलर सिग्नल कोई भी होंगे, है ना, उनका अगर ड्यूरेशन अलग अलग है, अगर उनका ड्यूरेशन अलग अलग है, अनइक्वल ड्यूरेशन है, तो उनका जो कन्वोल्यूशन होता है वो एक ट्रेपोजॉइडल सिग्नल होता है। ये मुझे हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, एक ट्रेपोजॉइडल सिग्नल होगा। तो कभी भी आगे से आपके पास दो क्वेश्चन दिए हों, मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें दोनों रेक्टेंगुलर होंगे, एक्सटी और एसटीबी, तो आप क्या करोगे, दोनों का ड्यूरेशन चेक करोगे। तो दोनों का ड्यूरेशन चेक करोगे तो आपको पता चले कि ये तो एक आपका अनइक्वल ड्यूरेशन है, तो जो भी आपका ऑप्शन में क्या होगा, ट्रेपोजॉइडल सिग्नल होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है, बताओ। ओके, तो एक पॉइंट लिखना आप लोग यहाँ पे, कन्वोल्यूशन ऑफ टू rectangular signal of
of unequal duration of unequal duration will be a trapezoidal signal. Will be a trapezoidal signal. ये आपको हमेशा याद रखनी है पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना है, इसके नीचे लिखना आप लोग यहाँ पे देखिए। अच्छा बताओ, ये भी एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है कि नहीं? ये भी एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है, ये भी रेक्टेंगुलर सिग्नल है। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? 3 है, और इसका भी टाइम ड्यूरेशन 3 है। तो याद रखना, दो रेक्टेंगुलर सिग्नल जिनका टाइम ड्यूरेशन बराबर हो, उनका कन्वोल्यूशन हमेशा एक ट्रायंगुलर सिग्नल होता है। क्या होता है? वो एक ट्रायंगुलर सिग्नल होता है। याद रहेगा आप सभी को, दो रेक्टेंगुलर सिग्नल का दो रेक्टेंगुलर सिग्नल का कन्वोल्यूशन जिनका टाइम ड्यूरेशन बराबर हो, वो एक ट्रायंगुलर सिग्नल होगा। ये हमेशा आपको याद रखना होगा, ठीक है। लिखिएगा, convolution of two rectangular signal of equal duration will be a triangular signal. Will be a triangular signal. आई थिंक ये पॉइंट भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। सभी को ये दो पॉइंट क्लियर है। अब देखिए, एक चीज और मैं पूछता हूँ आप लोगों से। अच्छा, ये बताओ, जो x ऑफ टी है, x ऑफ टी, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 0। h ऑफ टी की लोअर लिमिट क्या है? -1। अगर मैं इसकी लोअर लिमिट, एक्स टी की लोअर लिमिट और एस टी की लोअर लिमिट का सम कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वो मुझे y ऑफ टी की लोअर लिमिट का सम मिल जाता है। अगर मैं एक्स टी की लोअर लिमिट 0 और एस टी की लोअर लिमिट क्या -1, इन दोनों का समेशन कर दूं, सम कर दूं, तो वो क्या मिलेगा मुझे? वाई टी की लोअर लिमिट मिल जाएगी। एक्स टी की लोअर लिमिट और एच टी की लोअर लिमिट का समेशन मतलब सम करना, इन दोनों को सम कर दूंगा, 0 प्लस -1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो वो क्या, -1 क्या है? वाई टी की लोअर लिमिट। वैसे ही एक्स टी की जो अपर लिमिट कितनी है? 4, और एच टी की यहाँ पे कितना है? 6। तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10। तो ये भी 10 एक्स की क्या होगी? अपर लिमिट। वैसे यहाँ पे भी चेक कर लो, ये -2 है और ये 0 है, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर हमारी जो वाई की लोअर लिमिट है वो क्या है? वो हमारी एक्स टी और एस टी की लोअर लिमिट का सम है। वैसे ही हमारी वाई का जो अपर लिमिट है वो क्या है? एक्स टी और एस टी की अपर लिमिट का सम है। क्या ये पॉइंट भी सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को क्लियर हुआ ये चीज? तो एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग,
लिखिएगा ऑफ सम ऑफ सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ xt and ht is the lower limit of it. The lower limit of it. ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ अपर लिमिट सम ऑफ अपर लिमिट of xt and ht is the upper limit of y of t. तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा और क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने दिया होगा, है ना। तो आप इन पॉइंट्स का यूज करके करेक्ट आंसर को बिना सॉल्व किए ही जज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। तो आई थिंक ये 4 पॉइंट आपको सबको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, ओके। चलो एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा, जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसको देखना, ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है। अगर मैं पूछूं इसका एरिया कितना होगा तो बता सकते आप इसका एरिया, बताओ जरा इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा बताओ जरा। रेक्टेंगुलर है तो कितना होगा, 12 होगा। तो इसका जो एरिया कितना है, 12 है। इसका एरिया कितना होगा, ये वाले रेक्टेंगुलर सिग्नल का, यहाँ पे 7 है, ये 5 है, तो शायद 35 होगा, है ना, 35 होगा। अच्छा इसका एरिया कितना होगा बताओ, पूरा इसका पूरा एरिया, पूरे का एरिया कितना होगा बताओ जरा, पूरे का एरिया कितना होगा बताओ जरा। इसका पूरा का एरिया कितना होगा इसका, ये तो पहले ट्रेंगुलर वाला पार्ट आ गया, ट्रेंगुलर पार्ट कितना हो जाएगा बताओ जरा। हाफ इंटू हाइट इसकी 60 है, हाफ इंटू 60 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 120। इसका हो जाएगा कितना, 120 वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट कितना हो जाएगा, कर लो ना कितना है, इधर पे है 3 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 180 शायद से। इसका भी चेक कर लो, हाइट है 60, तो 1/2 इंटू 60 इंटू बेस कितना है 4, ये भी कितना हो जाएगा 120 आई थिंक। ऐसे ही सही किया, गलत तो नहीं किया मैंने यार, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने। 420 आ रहा है यार जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, तो रीना 420 आ रहा है मेरा, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें 400 सही कि 420 सही है, 420। अच्छा इसको रख कर दूंगा। तो कुल मिला के हमने क्या बोला कि इसका एरिया 12 है, इसका एरिया 35 है, और इसका जो एरिया कितना है 420 है। अगर बोलूं कि इन दोनों का, ये आपका क्या है एक्स का एरिया, ये आपका एच का, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा चेक करो। अगर इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 35 टू जा 70, तो 7 इधर पे आ गया, 35 बंदा 35, 35 प्लस 7 42, कितना आ गया 420। समझ में आया सबको क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे।
समझ में आया क्या बोला मैंने? आपका xt का जो एरिया है और ht का जो एरिया, अगर मैं उन दोनों एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे किसका एरिया मिल जाता है? मुझे मिल जाता है किसका एरिया? बताइए सभी लोग। मुझे y ऑफ टी का एरिया मिल जाता है। तो ये भी एक टेक्निक है आपको ऑप्शन चेक करने की, है ना? तो क्या करोगे आप, जो मैंने पॉइंट्स बताए इन पॉइंट्स की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बिना डायरेक्टली सॉल्व किए भी उनको अप्रोच कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा सबको। इसका भी चेक कर लो ना, इसका भी एरिया चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका एरिया कितना हो जाएगा 9 और इसका एरिया कितना आ जाएगा 3, 18। इसका आ जाएगा कितना 18। इसका भी चेक कर लो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 54 इंटू 3, ये हो जाएगा कितना 18 इंटू 3, नहीं 27 इंटू 3 होगा ना, कितना जाएगा 27 इंटू 3, फिर ये चीज रिपीट होगी, सेम चीज है ना यहाँ पे भी, तो 27 इंटू 3। तो चेक कर लो, जितना आंसर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा उतना ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको आई थिंक सबको क्लियर होगी। ये हर क्वेश्चन में वैलिड है ना, कन्फ्यूजन की हर एक क्वेश्चन में वैलिड है, लेकिन ऐसे आप नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। बहुत आराम आराम से क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व करके बताया था, और आज मैंने उसकी यहाँ पे शॉर्टकट भी बता दिया कैसे सॉल्व करना। लिखिएगा, इफ xt का जो एरिया है वो अगर आपका ax है, क्या है वो ax, और ht का जो एरिया है अगर वो आपका ah है, और अगर yt जो सिग्नल बनेगा उसका जो एरिया है वो आपका ay है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलते हैं कि हमारा ax इंटू ah is always equals to a of y। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या हम एम्पलीट्यूड ऑफ yt फाइंड कर सकते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ yt कैसे फाइंड कर लोगे? वो तो क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया होगा यार, है ना? वैसे फाइंड नहीं कर सकते अपन, वैसे फाइंड नहीं कर सकते एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है ना, हम ऐसे एम्पलीट्यूड नहीं बता पाएंगे, बस ये कि ऑप्शन में जो रहेगा उससे चेक कर सकते हैं कि अपना आंसर क्या होगा, है ना? मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है, ये बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बता सकते, है ना? तो ये जो चीज बताई मैंने आपको, जो पहले कल की क्लास में जो बताया था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट गेट वालों के लिए रहता है। ठीक है, लेकिन लोग इसी कारण से सिग्नल में जो कंडीशन वाला चैप्टर को टफ मानते हैं, लेकिन टफ तो बिल्कुल भी नहीं है ना? वो अपन ने कल भी करके देखा है, लंबा जरूर है, टाइम जरूर लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टफ तो नहीं है। ठीक है, चलिए अपन आते हैं किसमें, अब हम आते हैं किसमें, डिस्क्रीट डोमेन का जो कन्वोल्यूशन होता है उसको देखते हैं। हमने कंटिन्यूअस का दोनों पढ़ लिया, फॉर्मूला टाइप में पढ़ लिया, और ग्राफिकल कन्वोल्यूशन भी पढ़ लिया, इतना ही है। ठीक है ना, दोनों पढ़ लिया। अब हम आते हैं किसमें, अपने अपने जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था, देखना आपको कंटिन्यूस जो में दो आपके कन्वोल्यूशन थे, एक फॉर्मूला वाला था, एक ग्राफिकल था। वैसे ही आपके पास यहाँ पे इसमें डिस्क्रीट में भी
फॉर्मूला बेस्ड कुछ बनते हैं कन्वोल्यूशन, फिर बनते हैं ग्राफिकल कन्वोल्यूशन। तो अपनाते हैं क्या, डिस्क्रीट डोमेन के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही बनते, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करना, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जो कन्वोल्यूशन होगा कैसे करेंगे। डिस्क्रीट टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन। डिस्क्रीट टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब जो सिग्नल होंगे ना, वो अब एक्स टी और एच टी नहीं होंगे, वो अब एक्स एन और एच एन होंगे, है ना। एन होगा यहाँ पे, टी नहीं होगा। ये तो आपको पता चलेगा, डिस्क्रीट में यहाँ पे एन आ जाता है, सैंपल आ जाते हैं, टाइम नहीं। जैसे देखना, मेरे पास अगर एक्सएन है, एक सिग्नल है, और एच एन एक सिग्नल है, इनका जो कन्वोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनका जो कन्वोल्यूशन होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कन्वोल्यूशन, उसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, स्टार मार्क से। तो अपना क्या हो जाएगा, वो वाई टी बन जाएगा। तो अपन क्या बोलते हैं, वो अपना हो जाएगा क्या, वाई ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन, लिखता हूँ y of n equals to x of n कन्वोल्यूशन h of n। ये होता है। अगर इनके फॉर्मूले की बात करो तो फॉर्मूला कैसे बनेगा देखना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें इंटीग्रेशन तो होता नहीं है ना, डिस्क्रीट में इंटीग्रेशन का भी साइन आता ही नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन की जगह यहाँ पे कौन सा आता है, समेशन का साइन आता है ना। तो याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, समेशन k इक्वल टू 0 से n, k इक्वल टू 0 से n, x ऑफ k, वाई ऑफ एन क्लियर बता रहा हूं मैं, x ऑफ k x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। हाँ, एक काम और करना है, यहाँ पे जो k की लिमिट मैंने लिख दी है वो गलत लिख दी है, वो कॉजल की लिख दी मैंने, यहाँ पे होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये थोड़ा मैंने मिस्टेक करी, आप इसको सही कर लीजिएगा। वो कॉजल सिस्टम के लिए हो जाएगा 0 से n। जैसे मैंने बताया था ना कि लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन अगर वहां पे अगर x ऑफ t की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, उसकी भी 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से t बन जाता था वहां पे। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे x ऑफ k क्या है, u ऑफ k है, ये भी आपका u ऑफ k है, तो इसकी लिमिट बन जाएगी 0 से n। वो तो उसके लिए, लेकिन आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला वो ये होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, कन्वोल्यूशन। if xk and hk, if xn and both hn, है ना, अगर दोनों कॉजल हैं, if both xn and hn are causal से, मतलब दोनों की लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। if both are xn and hn are causal signals, अगर दोनों ही कॉजल सिग्नल हैं तो हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास जो y ऑफ n होगा उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं, लिमिट में चेंज करना है यार, तो
बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, तो अपन पहले ही चेक कर लिए कि अगर जब जीरो से इन्फिनिटी होगा तो वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, के की लिमिट आ जाएगी जीरो से लेके टी, वहां पे टी आ रही है, यहाँ पे जीरो से लेके एन हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन उनको भी सॉल्व कर लेते हैं तो अपनी कहानी खत्म हो वाली, पेपर आएंगे ग्राफिकल कन्वर्जन पे। देखो अब कन्वर्जन में कुछ भी टफ पार्ट नहीं बचा है ना, कन्वर्जन में कोई भी टफ पार्ट नहीं बचा है। जो टफ पार्ट लोग मानते हैं वो था ग्राफिकल कन्वर्जन कंटीन्यूअस जोनिंग का। डिस्क्रीट का तो और भी आसान है, ये तो फॉर्मूला था, दो एक दो क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद जो आपका बनता है किसका ग्राफिकल वाला, वो तो और भी आसान रहेगा। इसमें आपके पास यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन के फॉर्म लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है आपके पास एक्सन दिया है यहाँ पे, एक्सन आपके पास यहाँ पे ए की पावर एन यू एन, ए की पावर एन यू एन, और एच एन आपके पास दिया है यहाँ पे बी की पावर एन यू एन। ये आपको दिया हुआ है और आपको इन दोनों का कन्वर्जन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। इन दोनों का अपन कन्वर्जन निकालते हैं। तो मुझे क्या करना है, एक्स1 और एच एन का कन्वर्जन करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, देखिएगा जैसा मुझे फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, y ऑफ n इक्वल्स टू समेशन x ऑफ k। देखो लिमिट तो क्या हो जाएगी, जीरो से लेके n। क्यों हो जाएगी वो आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे भी un है, ये भी un है, मतलब ये जीरो से इन्फिनिटी, ये भी जीरो से इन्फिनिटी है, तो लिमिट जीरो से n हो जाएगी। ये तो आपको यहाँ पे क्लियर है और मुझे भी क्लियर है। तो यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, k इक्वल टू जीरो से लेके n तक, और यहाँ पे x ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ k h ऑफ n माइनस के, ये होता है। x ऑफ k कैसे बनता है, तो आपको पता ना कैसे बनता है x ऑफ k, मतलब जो x ऑफ n था वहां पे n की जगह पे k कर देना, तो ये बन जाएगा आपके पास a की पावर k u ऑफ k। ये तो क्लियर हो गया। फिर सेकंड में जाता क्या, h ऑफ n माइनस के, अभी आपके पास क्या है h ऑफ k, तो n k की जगह n माइनस के पुट कर दोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, b की पावर n माइनस के u ऑफ n माइनस के, कितना हो जाएगा। अब देखो इनकी वैल्यू तो वन होती है ना, इनको आप चाहो तो हटा सकते हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, क्योंकि अपने इन्हीं के बेस पे क्या लिए लिमिट ली, अपन ने इन्हीं के बेस पे लिमिट ले ली है, तो इनकी वैल्यू तो वन हो गई। तो मेरे पास अल्टीमेटली बचा क्या, a की पावर के b की पावर n माइनस के। अच्छा अब जो एक्सपांसन है वो के फॉर्म में है, ना कि n के फॉर्म में, तो b की पावर n तो इसके बाहर भी आ सकता है। देखना b की पावर n यहाँ से बाहर आ गया, क्यों कर दिया b की पावर n को बाहर, क्योंकि वो समेशन के बाहर जा सकता है, क्योंकि वहां पे n का फंक्शन नहीं, समेशन मेरा, समेशन मेरा k का फंक्शन, तो k के फंक्शन को बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन n के फंक्शन को बाहर जाने देगा। k इक्वल टू जीरो, ये है आपका n, और यहाँ पे हो जाएगा a की पावर k इंटू b की पावर माइनस k। तो अगर इसको मैं देखना कर सकता हूँ, मैं a अपॉन b की पावर k लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं क्या, a अपॉन b की पावर k, ये हो जाएगा लिखना b की पावर n समेशन में हो जाएगा ये a अपॉन b की पावर k, a अपॉन b की पावर, a अपॉन b की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा।
ये हो गया ए अपॉन बी की पावर के हो गया। अच्छा, इतना होने के बाद मैं क्या करूंगा, के की लिमिट जो थी 0 से लेके एन तक उसको एक्सपांड कर दूंगा, और जब मैं एक्सपांड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी की पावर एन, फिर ये समेशन के इक्वल टू 0 से लेके एन, ए अपॉन बी की पावर के है ना, तो के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो एक काम मतलब एक्सपांड कर ही देता हूँ, मैं एक्सपांड कर देता हूँ। देखिए अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मिल जाएगा मुझे 1, क्योंकि समथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस ए अपॉन बी, प्लस ए अपॉन बी का स्क्वायर, प्लस ए अपॉन बी की पावर 3, प्लस डैश 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 डैश। कब तक जाएगा ये, आपके एन टर्म तक जाएगा, है ना। देखो ये आपका क्या, के इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लास्ट वाला टर्म होगा, थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे, चीजें मिस्टेक होती है लोगों से। जो लास्ट टर्म होगा ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस ए अपॉन बी की पावर एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए अपॉन बी की पावर एन हो जाएगा। अच्छा, अब जो आप उसे मैं पूछना चाह रहा हूं वो मुझे बताना, क्या ये इस एक्सपांशन का ये एन टर्म है क्या, नहीं, ये आपका एन टर्म नहीं है। क्यों, ये पहला टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, क्योंकि आपने के की वैल्यू कहां से पुट किया है, 0 से किया, 1 से नहीं किया। तो जो ये वाला टर्म है वो कौन सा टर्म होगा, एन प्लस 1 होगा। ऐसा क्यों बोला हूं, क्योंकि ये कौन सीरीज बन रही है आपकी, जीपी सीरीज। ये आपके पास बन रही कौन सी सीरीज, जीपी सीरीज। तो जो लास्ट वाला टर्म है वो आपका एन प्लस 1 टर्म है, ना कि एन टर्म, ठीक है। अब आप इसको ओपन कर दो, अब आप इसको पूरा मतलब जीपी से लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखना, बी की पावर एन, ये आपका एन प्लस 1 टर्म है, तो ये बन जाएगा क्या, 1 इंटू कि ब्रैकेट मैंने आगे पीछे लगा दिया है, बट तब भी कोई बात नहीं, ये आपका हो जाएगा ए अपॉन बी की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी, तो ए अपॉन बी माइनस 1। इतना कुछ यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के ऊपर है यार, आपके ऊपर, जल्दी सॉल्व कर लो पूरा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। इसका सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो भी आपको याद ही करना है। तो उसका जो आंसर आएगा, ए की पावर एन प्लस 1 माइनस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में है ए अपॉन बी, सो ए माइनस बी, सॉरी क्या ये ए माइनस बी, यहाँ पे यू है, ये मतलब इसकी वैल्यू 1 बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, डिराइव तो करना नहीं है आप लोग को, पहले बता चुका हूं मैं। दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर डिराइव करने का मतलब ही नहीं है, अगर याद कर सकते तो याद कर लो, ठीक है। सभी को इतना क्लियर है क्या, ओके। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ।
आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, एक्शन दिया है, जो कितना आपके पास ए की पावर एन यू एन, और आपके पास एच एन दिया है, ये भी कितना है, ए की पावर एन यू एन। मुझे लगता है कि इसका आंसर मैं क्यों याद कर रहा हूँ, बैठ के कर देता हूँ, कर देता हूँ, चलो तो सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो सॉल्व करें, तो 2 मिनट का स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर आते हैं, जो कंटिन्यूस में अपना आंसर आता है उसका सिमिलर ही ऑलमोस्ट आंसर आते हैं, तो घबराने की बात ज्यादा होगी नहीं है आपको। देखना देखना, आप अगर फॉर्मूले में पुट करोगे ना, तो आपका फॉर्मूले के बेस पे क्या हो जाएगा, y ऑफ n इक्वल्स टू समेशन, लिमिट तो आपको पता है भाई, लिमिट जाएगी क्या, k इक्वल टू 0 से n। वो आप कैसे क्यों बोल दिया डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे u ऑफ n है, यहाँ पे भी u ऑफ n है, तो उसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके n। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, a की पावर k u ऑफ k, और ये बन जाएगा क्या, a की पावर n माइनस k u ऑफ n माइनस k। ठीक है, तो अगर इसको और सॉल्व किया जाए, फर्दर सॉल्व करें अगर अपने इसको, तो अपन क्या पाएंगे, k इक्वल टू 0 से लेके n, a की पावर k, देखो ये तो 1 हो चुका है पहले ही है ना, इसकी बात तो नहीं करते अपन, ये दोनों 1 हो चुके हैं पहले ही है ना, ये दोनों तो पहले ही 1 बन चुके हैं, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या, a की पावर k इंटू a की पावर n इंटू a की पावर माइनस k। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों तो कैंसिल हो गए ना सर, जब दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे a की पावर तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि भाई ये तो k का फंक्शन ही नहीं है समेशन, तो k का फंक्शन है तो a की पावर तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं है ना। समझना, बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे a की पावर तो बाहर आ गया, और समेशन बोलेगा भाई मेरे अंदर कोई है ही नहीं है, तो बोलेगा 1 हूं ना, 1 बोलेगा मैं हूं ना भाई, मैं हूं ना, ये k इक्वल टू 0 है, ये आपका n है, तो बोलेगा भाई कोई है ही नहीं, तो 1 बोलेगा मैं हूं ना, बोले चलो भाई तेरे को चेंज करता हूँ मैं फिर, तो पहले 0 रहे, फिर 1 रहे, फिर 2 रहे, फिर 3 रहे, तो धीरे होता क्या जाएगा, जब इसको n प्लस वन तक लेके जाओ, कहां तक लेके जाओगे, n प्लस वन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपके पास n प्लस वन। अगर 1 1 1 करते जाओगे ना, 1 1 1 1 1 1 1 करते जाओगे, तो k इक्वल टू 0 पुट के तब बनाएगा, k इक्वल टू 1 पुट के तभी बनाएगा, k इक्वल टू पुट तभी बनाएगा। अगर ऐसे करते जाओगे तो क्या मिलेगा, a की पावर n था, जो आपने k इक्वल टू 0 पुट किया तब भी बनाया, k इक्वल टू 2 पुट किया तब भी बनाया, 3 पुट करने पे भी बनाया, जब लास्ट टर्म तक पहुंच गए तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जो लास्ट टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, बताओ सभी लोग मुझे, n प्लस वन टर्म नहीं होगा क्या, बताओ जरा सभी लोग, जो लास्ट टर्म होगा क्या वो n प्लस वन टर्म नहीं होगा, होगा ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, n प्लस वाली तो क्या यहाँ पे, अगर 1 1 को n प्लस वन तक ऐड होगा तो n प्लस वन ही तो होगा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा n प्लस वन a की पावर n u n विल बी द आंसर। ठीक है, तो कुल मिला के मैं 2 क्वेश्चन आपको कराया हूं, दोनों क्वेश्चन के मैं आपको फिर से यहाँ पे कंक्लूजन फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना, 2 ही क्वेश्चन याद रखने हैं, कुछ भी याद नहीं करना। इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे। कंक्लूजन क्या आपके पास, कंक्लूजन ये है कि आपका a की पावर n u n कन्वोल्यूशन b की पावर n u n, यही था ना, इसका आंसर हो जाएगा a की पावर n प्लस वन माइनस b की पावर n प्लस वन अपॉन में a माइनस b u ऑफ n। ये आपको एक फॉर्मूला याद हो गया, एक फॉर्मूला ने आपको और बताया क्या, a की पावर n u n कन्वोल्यूशन a की पावर n u n, इसका जो आंसर होगा, देखो a की पावर n u n तो रहेगा ही रहेगा, a की पावर n u n तो रहेगा ही, बस उसके सामने n प्लस वन और प्लेस करो। मैंने भी इनको याद ही किया है ना, आपके सामने डिराइव कर दिया मैंने, ठीक है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैंने भी इन क्वेश्चन को याद ही किया है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे तो अपने पास टाइम तो इतना नहीं होगा कि अपन इसको सॉल्व करते फिर, ठीक है, तो मैं भी इनको आंसर को याद ही किया।
सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करिए। रीना को क्लियर है, विकास को भी क्लियर है और मुजीबिर को भी क्लियर है। जबीर आपने कुछ बोला नहीं? ओके चलो क्लियर है। ओके तो ये आपका पार्ट हो गया किसका? ग्राफिकल सॉरी जो फॉर्मूले बेस पे जो कन्वर्जन हमारे बनते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अच्छा एक बात बताओ मुझे यार, अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी लोग कि अगर मैं यहाँ पे एक की वैल्यू को जीरो पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे एक इक्वल टू जीरो कर दूं, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है अगर मैं इसमें एक इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? un कन्वोल्यूशन u ऑफ n, जो कि क्या हो जाएगा? n प्लस वन un हो जाएगा। अगर इसको ओपन कर दे क्या हो जाएगा? n un प्लस un। और आपको पता है n un क्या होता है? r ऑफ n होता है। r ऑफ n, अरे यार लिखते नहीं बन पा रहा मेरे पास यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ मैं, फिर से लिख दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या किया मैंने यहाँ पे? पुट ए इक्वल टू जीरो किया मैंने कि आप ए इक्वल टू जीरो पुट करो वहां पे। जब आपने ए इक्वल टू जीरो पुट किया तो आपको क्या मिला था यहाँ पे? आपको मिला था यहाँ पे u ऑफ n कन्वोल्यूशन u ऑफ n इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपके पास? u ऑफ n, और u ऑफ n का जो कन्वोल्यूशन होगा वो आपका बन जाएगा कितना? ये आपका जो कन्वोल्यूशन बन जाएगा u ऑफ n, और u ऑफ n का जो कन्वोल्यूशन बनेगा दैट विल बी माय n प्लस वन u ऑफ n। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो क्या हो जाएगा? n u ऑफ n प्लस u ऑफ n, और ये n un क्या होता है? ये r ऑफ n होता है, रैंप सिग्नल प्लस u। तो ये बात आपको याद रखनी है, un कन्वोल्यूशन u ऑफ n कितना होता है? r ऑफ n प्लस un होता है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, एक बात और ध्यान देना कि u ऑफ t जो अपन ने पाया था कंटिन्यूस में, u ऑफ t कन्वोल्यूशन u ऑफ t कितना होता है? क्या बोलोगे? ये होता था आपका r ऑफ t प्लस u ऑफ t, मत बोल देना, बस इतना ही था। ये भी क्लियर होगा? बोलो जरा फटाक से। और एक बार सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो क्या किया बेटा मैंने। जो मेरा ये सेकंड वाला फॉर्मूला था ना, ये a की पावर n un, a की पावर n un, अगर मैं a इक्वल टू जीरो पुट तो ये वन बन जाएगा, ये भी वन बन जाएगा। तो un कन्वर्सन un कितना हो जाएगा? n प्लस वन un हो जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू जीरो पुट किया आपने। तो आपको क्या मिल गया? un कन्वर्सन un कितना बन जाएगा? n प्लस वन un। तो ये काम किया मैंने, un को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा? n un प्लस un, और n un क्या होता है? रैंप होता है, r ऑफ n, तो प्लस v। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन गया कि हमारा un का un से जो कन्वर्सन को इतना आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो डिस्क्रीट में ये फॉर्मूला है, रैंप सॉरी हमारे कंट्रीज में क्या फॉर्मूला आया था? तो हमारे कंट्रीज में ये वाला फॉर्मूला आया, हम पहले पढ़ चुके थे ना, इसको डिराइव नहीं किया मैंने अभी, इसको पहले ही डिराइव कर चुके हैं। वन कैसे सर? अरे बेटा वन तो यही से आया है ना, ये तो फॉर्मूला आपको ये वाला क्लियर है कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं है? क्यों बेटा ये क्लियर है ना, तो बस वही तो किया मैंने, एक की जगह जीरो पुट किया तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा? वन। ये वन बन गया और ये वन बन गया, तो क्या जगह इतना ही तो आएगा ना। कैसी बात कर रहे हो? वन कैसे? चलो क्लियर है, चलो तो अच्छी बात है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर तो अच्छी बात है। अब अपन क्या करते हैं, कल इस टाइम पे डिस्कस करेंगे ग्राफिकल कन्वोल्यूशन, ठीक है। तो कल अपन डिस्क्रीट डोमेन का ग्राफिकल कन्वोल्यूशन भी कंप्लीट कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कल आपका कन्वोल्यूशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और परसों से अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म। हमारे पास बहुत सारे ट्रांसफॉर्म है, जेट ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इन तीनों ट्रांसफॉर्म को पढ़ना, फिर फोरियर सीरीज पढ़ना, फिर सैंपलिंग पढ़ना, है ना। तो ट्रांसफॉर्म तो मतलब एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है, मतलब वो बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, तो उसको अपन डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ बेटा, मैं सारी क्लासेस की पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ।